नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन। हिंद किसान में हमारे साथ आज जुड़ गए हैं चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, जो कि किसान नेता हैं। ये अध्यक्ष हैं किसान शक्ति संघ के। आपका बहुत बहुत स्वागत है पुष्पेंद्र जी। जी संसद के धन्यवाद। निकट किसान संसद, जो किसान है उन्होंने अपनी संसद लगाई है, साथ में मॉनसून सत्र चल रहा है। क्या लगता है आपको, 8 महीने से ऊपर का वक्त हो चला है किसान जब बॉर्डर्स पर आंदोलनरत हैं, और अब उन्होंने संसद की तरफ रुख किया है। किसान आशावान है। उनका कहना है कि हमने लोगों का विप जारी किया है ऑपोजिशन पार्टीज के लिए कि वो संसद में हमारे मुद्दों को उठाएं, वॉकआउट ना करें, बातचीत करें, और बाहर हम अपने मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे। क्या लगता है आपको, बनेगी बात? देखिए अनिका जी, लोकतंत्र में जब वास्तविक सांसद, जो चुने हुए सांसद हैं, जो जिन्होंने कानून बनाया है और देश की नीतियों को बनाने का जो काम कर रहे हैं, यदि वो अपने कर्तव्य में फेल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जनता अपनी संसद लगाने के लिए मजबूर हो जाती है। तो जनता ने यानी किसानों ने अपनी खुद की संसद लगा दी कि ये हमारे पक्ष की नीतियां नहीं बना रहे हैं, तो हम इनके ही बाहर बैठ करके और एक जनता की संसद लगाने का, किसानों की संसद लगाने का काम करें, जिससे कि इनको ये पता लगे कि आप गलत ट्रैक पे हैं, आप गलत नीतियां बना रहे हैं। जो कृषि कानून आपने 3 बनाए हैं वो हमें पसंद नहीं है, हमारे हित के नहीं है, आप उनको निरस्त करें। और इसीलिए जनता की विप इन्होंने जारी की है। जैसे विप उसमें पार्टियां जारी करती हैं कि आप, यानी कि वास्तविक सांसद जो भीतर बैठे हुए हैं, आप संसद से वॉकआउट ना कीजिए, आप अंदर किसानों के मुद्दे, जन सरोकार के मुद्दों को उठाने का काम कीजिए। इससे जनता का एक दबाव जो है इन सांसदों पे बनेगा। आशा है ये मुद्दों को उठाएंगे और अंत में ये जो कानून है इनको निरस्त करने के लिए दबाव सरकार के ऊपर बनेगा। जी। पुष्पेन जी, एक बात बताएं कि इस सब के बीच किसानों पर यह आरोप लगातार लग रहा है कि किसान राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में जब आप विपक्ष से समर्थन की उम्मीद करते हैं, या फिर जैसे हमने देखा कि राहुल गांधी भी इसमें समर्थन में उतरे हैं किसान आंदोलन के, और उसके अलावा तमाम ऐसे नेता हैं विपक्षी दलों के जो इस पर बातचीत कर रहे हैं आप लोग के हक में, तो एक जो नैरेटिव उभर कर सामने आ रहा है जनता के सामने, ये आ रहा है कि राजनीति हो रही है। बीजेपी जो सत्ताधारी पार्टी है, उसके जो मंत्री हैं वो सब तो ये बात आरोप लगा ही रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं जनता में भी इस तरह का नैरेटिव गया है कि ये एक राजनीति करने की कोशिश हो रही है। क्या कहेंगे आप? अगर विपक्ष भी आपके मुद्दों को उठा रही है तो राजनीति होती है, और अगर नहीं उठाए तो बोला जाता है कि विपक्ष अपना काम नहीं कर रहा है। तो किस तरह का पड़ाव आ गया है ये किसान आंदोलन में और इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में? देखिए, राजनीति कोई बुरी चीज नहीं है, राजनीति हर चीज में है। जिस दिन किसान वोट दे करके इनको संसद में भेज रहा था, तो क्या उस दिन हमने राजनीति नहीं की थी? आज हमारी पक्ष की नीतियां ना बना के हमारे खिलाफ ये नीतियां वहां संसद में बैठ के यदि बना रहे हैं, तो हम इनको वोट ना देने की अपील कर रहे हैं, जैसा बंगाल में किया। तो ये कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं। वास्तविक बात यह है कि एक जो राजनीति करने वाले नेता है, वो एक ऐसा घेरा बना देते हैं कि भाई इसके अंदर मैं रहूं, यानी मैं राजनीति करूं तो मैं बहुत बड़ी देश सेवा कर रहा हूं, बहुत त्याग बलिदान कर रहा हूं। लेकिन यदि बाहर का कोई व्यक्ति इसमें आके या वोट दे के या वोट ना दे के या मेरे से प्रश्न पूछ के या मेरी जवाबदेही की बात करे, तो राजनीति कर रहा है। तो मैं इस तरीके से उसको खारिज करने का काम करता हूं, ताकि मुझसे प्रश्न कोई ना पूछे। जैसे आपने विपक्ष का नाम लिया, अरे विपक्ष का काम है कि जो जन सरोकार के मुद्दे उनको उठाएं। अब जब तेल के दाम जो है 50-60 के आसपास रहते थे पिछली सरकार में, मनमोहन सिंह सर जी की सरकार में, उस वक्त ये चूड़ियां फेंक फेंक के, कुर्ते फाड़ फाड़ के, सिलेंडर ले ले करके यही तमाम नेता जो अब आज कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, राजनीतिक दलों का काम राजनीति है, लेकिन उनका काम आंदोलन करना भी है। वो आंदोलन करेंगे, मुद्दे उठाएंगे जब वो विपक्ष में होंगे। इसी प्रकार यदि जनता के सरोकारों से संबंधित कोई आंदोलन हो रहा है, आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप एक नैरेटिव बना रहे हो, राजनीति कर रहे हैं। अरे भैया, राजनीति नहीं है, ये राष्ट्र नीति है, ये राष्ट्र धर्म है। यदि कोई गलत सरकार चुनी गई है, उसका विरोध करना, आंदोलन करना, आपके ऊपर प्रश्न उठाना, आप अगर सही काम ना करें तो अगले चुनाव में आपको हराने की अपील करना, आपके खिलाफ माहौल तैयार करना, ये राष्ट्र नीति है। गलत हाथों में यदि सरकार पहुंच गई है, तो आप कहां से आए? आपको हमने चुना है।
आप राष्ट्र की नीतियां अच्छी बनाने के लिए आपको चुना है, आपको हमने ताकत दे दी, आपको हम टैक्स भी देते हैं, आप हमारे ही खिलाफ नीतियां यदि तैयार करेंगे तो हम सहन थोड़ी करते चले जाएंगे, आपके खिलाफ माहौल तैयार करेंगे, आपको हटाने का काम करेंगे। ये राजनीति नहीं है, राष्ट्र नीति है। राष्ट्र और संविधान का जो बेसिक धर्म है हमारा वो यही है। गलत सरकार है तो उसको हटाने का काम जनता करे। मगर एक और आरोप लग रहा है आप सब पर कि ये जो किसान है ये असली किसान नहीं है। ये जो किसान हैं वो तो खेतों में व्यस्त हैं, उनके पास इतना समय नहीं है कि वो आकर संसद में धरना दें। और जैसे कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री मीनाक्षी लेखी जी का ये बयान आया कि ये किसान नहीं ये मवाली हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है कि ये इससे जो है घटिया और हल्के स्तर का कोई बयान नहीं हो सकता। इन्होंने मुद्दों का जवाब तो आज तक नहीं दिया। केवल किसान राजनीति कर रहे हैं या किसान मवाली हैं या गुंडे हैं या आतंकवादी हैं या खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, टूल किट वाले हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, आतंकवाद का काम कर रहे हैं। इस तरह की बातें इसमें की जाती है ताकि आंदोलन को बदनाम किया जाए, आंदोलन के खिलाफ एक माहौल तैयार किया जाए। लेकिन ये आंदोलन के जो वास्तविक मुद्दे हैं उनके ऊपर कोई जवाब नहीं इनका आएगा। ये अन्य मुद्दों को करने की इनकी कोशिश है, हालांकि ये कोशिश जनता की नजरों में फेल हो गई है। असली किसान ये ना होते तो ठीक है, आप ले आइए 6-8 महीने तक सड़कों पे सोना, 600 लोगों का वहां शहीद हो जाना, और आप कह रहे हैं कि असली किसान नहीं है। कोई आपकी बात पे विश्वास नहीं कर रहा। पूरा देश और पूरा विश्व आपके ऊपर हंस रहा है और किसानों के साथ खड़ा है। लोग कह रहे हैं कि इतना बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन, इससे प्रेरणा लेकर के अनेकों देशों में आंदोलन हुए हैं, किसान वहां पर सड़कों पर उतरे हैं। तो इनका चाहे ये कुछ भी आरोप लगाते रहे, ये सफल होने वाले नहीं है। अंत में किसान ही इस अपने मकसद में सफल होगा। हमने देखा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी ये कहते हुए कि जो किसान हैं वो अपनी बात को हम तक अभी तक हमारे सामने रख नहीं पाए हैं। अगर उनको क्या आपत्ति है वो हमें ये बता दें तो हम उसमें आगे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। क्या लगता है इतने दौर की वार्ता हुई, 22 जनवरी के बाद एक डेडलॉक सा बन चुका है, किसान संगठनों ने सिलसिलेवार तरीके से अपनी जिन जिन मुद्दों पर आपत्ति है इन कृषि कानूनों में वो अच्छे से सामने रखी है, क्या काला है वो भी कई मर्तबा बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आज ये स्थिति क्यों? देखिए बिल्कुल ठीक बात कही आपने। किसान बार बार अपनी दो मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ आए थे। नंबर एक, ये कानून किसानों के हक के नहीं है, तीनों कानूनों को निरस्त किया जाए और दोबारा ड्राइंग बोर्ड पर जाकर के किसानों को कॉन्फिडेंस में लेकर के सारे प्रावधानों की चर्चा करके और जो किसान चीजें चाहते हैं उनको जोड़ करके आप कानून बनाएं। तब कोई विरोध नहीं होगा, कोई किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन हड़बड़ी में कोरोना काल में जिस तरीके से लाया गया और संसद में जिस तरीके से पास कराया गया, इससे सभी लोगों के मन में संशय बना हुआ है। और जो दूसरी एक मांग है कि एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाए, उसके विषय में भी इन्होंने कुछ नहीं कहा। इन दोनों ही विषयों में बहुत स्पष्ट रूप से केंद्रीय मंत्रियों के साथ जो है बैठकों में अनेक किसान नेताओं ने, मैंने स्वयं स्पष्ट किया है और इन्होंने उन सारी चीजों को वहां बैठकों में माना भी है। लेकिन इसके ऊपर इन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया है। अब इनको तत्काल निर्णय ले लेना चाहिए। ये चुनी हुई सरकार है, निश्चित रूप से 300 सीटें आई तो किसानों की वोट तो इनको मिली है ना, और ये 2 सीटों पर भी किसी टाइम पर रहते थे। 300 सीटें इनको आई है तो इनको भूलना नहीं चाहिए। किसानों की बहुत बड़ी ताकत है। अगर किसानों ने अगली बार आपको वोट नहीं दी, आपकी खिलाफत कर दी, तो आप फिर जो है 2, 4, 5, 10 सीटों पर आ जाएंगे। ये ना भूलें और तत्काल इसका हल करके आगे बढ़े। एक बात बताइए, जो सरकार है वो कहती है कि हम संशोधन को तैयार हैं और जो किसान हैं वो कह रहे हैं हम संशोधन के लिए तनिक भर भी तैयार नहीं है। तो अब ये मामला सुलझेगा कैसे? क्योंकि ये भी कितनी बार क्लियर हो गया कि सरकार टस से बस नहीं हो रही है और किसान भी अपनी इस मांग से टस से मस नहीं हो रहे, ये कहते हुए कि जब नींव ही खराब है तो पूरी इमारत ढह जाएगी, इसलिए हमें संशोधन मंजूर नहीं, आप फिर से ड्राइंग बोर्ड पर बैठिए। कहाँ लगता है आपको हल कैसे निकलेगा? इस संसद से क्या कोई हल निकल पाएगा? क्या लगता है आप? देखिए ये आंदोलन लंबा चलने की संभावना हमें दिखाई दे रही है और जैसे जैसे इसमें दिन बीतते जाएंगे, सरकार के दिन तो सीमित है 5 साल, वो जैसे जैसे दिन घटते चले जाएंगे सरकार की ताकत कम होती चली जाएगी। दूसरा, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव में बंगाल की तरह ये हारते चले जाएंगे, इनकी जो है आंखें खुलेंगी। ये 2 ही तरीके इनको बताने के, अन्यथा ये दम्भ में है कि 300 सीटें आ गई, सील बंद लिफाफे में आ गई, अब हमें किसी से कोई जवाबदेही की आवश्यकता नहीं है। ये मरते रहें, बैठे रहें, हम अपना यहाँ शांति से बैठे रहेंगे लुटियन जोन में, बड़े बड़े एसी बंगलों में।
तो ये इनकी स्थिति है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि किसानों की ताकत के सामने अंत में इनको झुकना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। एमएसपी की लीगल गारंटी तो दे सकते थे, उसको भी देने का इन्होंने काम नहीं किया है, उस पर तो ये इनसे हम साफ क्या तौर से आशा कर कहते हैं, सकते हैं? सरकार का कहना है कि ये टोटली इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट से पूरी इकोनॉमी चलती है और ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। कहीं विदेश में किसी फसल का भाव नीचे होगा और भारत में ज्यादा होगा तो उसे इंपोर्ट कर लिया जाएगा। ये कैसे संभव है कि हम इस फसल के एमएसपी की गारंटी दे दें? क्या सुझाव देंगे नहीं, आप? इसके बारे में अनिका जी हमने बहुत विस्तार से स्वयं, मैंने दो जो मुख्यमंत्री थे इसमें, यानी कि कृषि मंत्री जी, कृषि सचिव और राजनाथ सिंह जी भी उसमें शामिल थे, स्वयं मैंने बहुत स्पष्ट रूप से 2 दिन लगातार 2-2 घंटे बैठ करके इस पर चर्चा की कि एमएसपी की लीगल गारंटी देना जो है संभव है। और उसमें हमने आंकड़ा भी इनको बताया, हमने बताया कि टोटल जो एग्रीकल्चर जीडीपी है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की वैल्यू जो होती है लगभग 30 लाख करोड़ रुपए की है। उसमें से 1/3 यानी 10 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू ही एमएसपी की फसलों की है। उस 10 लाख करोड़ रुपए में से 3 हिस्से कर दो आप। एक 3-3.5 लाख करोड़ रुपए की फसल मूल्य की फसलों का खुद किसानों के घर, क्योंकि किसान भी इस देश में 70 करोड़ आबादी है, तो उसमें कंजम्पशन हो जाता है। 3-3.5 लाख करोड़ रुपए की फसलें जो है लगभग सरकार खरीद लेती है हर साल, और प्राइवेट सेक्टर बाकी बची हुई 3-3.5 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी की फसलें ही खरीदता है। तो यदि वो एमएसपी के ऊपर रेट में 3-3.5 लाख रुपए बता रहा हूँ, करोड़ रुपए बता रहा हूँ, लेकिन यदि आज की तारीख में देखें तो वो 3 लाख करोड़ का आंकड़ा होगा, यानी कम होगा, क्योंकि वो एमएसपी से ज्यादातर अमूमन कम ही खरीदता है, कम वैल्यू पे ही खरीदता है प्राइवेट सेक्टर। तो उनका 40-50 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त जो है उनको भुगतान करना पड़ सकता है। लाखों कंपनियों के ऊपर वो पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, ये जो बार बार कहते हैं कि सारा सामान हम कैसे खरीद लें, अरे भैया आपको नहीं खरीदना है, यानी सरकार को नहीं खरीदना है। सरकार अपनी क्वांटिटी जो खरीदती है 3-3.5 लाख करोड़ रुपए की, उसमें विशेषकर गेहूं और धान है, जो आप फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत देते भी हैं 80 करोड़ जनता को, तो आप उतनी क्वांटिटी खरीदिए। बाकी जो क्वांटिटी प्राइवेट सेक्टर 3-3.5 लाख करोड़ रुपए की मूल्य अगर एमएसपी पे वो बिकता तो है, और तो वो उसको खरीदने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो बोझ उसके ऊपर आना है, आपके ऊपर या और किसी उपभोक्ता के ऊपर नहीं आना है। तो इसको वो किया जा सकता है। इस गणित को बार बार उनको समझाया जा चुका है, लेकिन वो फिर भी जो है इस काम को नहीं करना चाहते। तो इसका मतलब किसी न किसी कॉर्पोरेट के दबाव में वो इस तरह की नीतियां अपना रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए और इन जो प्रमुख मुद्दे हैं उन पर रोशनी डालने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं बार बार जो ये बातें आ रही हैं ये कहीं ना कहीं इस नैरेटिव में एम्बेड हों और सरकार को भी जो वो समाधान की बात कर रहे हैं वो समाधान कहीं ना कहीं समझ में आए। आप लोगों की तरफ से इस तरह की जो बिंदु हैं उस पर बातचीत करने के लिए वो आप लोगों को बुलाएं, ताकि कहीं ना कहीं ये डेडलॉक खत्म हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।